हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हरीश जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग साउंड पढ़ रहे थे। फिज़िक्स का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है साउंड। साउंड में जो है हम लोग ने 2 क्लास करी हैं और 2 क्लास में लगभग साउंड की सारी चीज़ें हम लोग ने कर लिया है। ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि फिज़िक्स में मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक चैप्टर के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं, ताकि उससे आप खुद ही आप एनालिसिस करोगे कि साउंड जो है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट, मतलब जो है मैंने जो पढ़ा है वो क्वेश्चन हमारे फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। ठीक है, एक प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं और कुछ क्वेश्चन मेरे बनाए भी होते हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग जो है साउंड का मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसी में थोड़ा सा डिस्कशन भी हो जाएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साउंड में, ध्वनि में, मनुष्य की ध्वनि की कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। ठीक है, क्वेश्चन है मनुष्य की ध्वनि की कंपन जो है, ध्वनि की जो कंपन है, ठीक है, कंपन है कि अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है ये चीज़। ठीक है, कि ध्वनि जो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैंने बताया है कि ध्वनि जो है 3 प्रकार में डिवाइड होती है। ठीक है, एक होती है इंफ्रासोनिक, एक होती है इंफ्रासोनिक, ठीक है, जो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 20 हर्ट्ज। इसको किस में नापते हैं, फ्रीक्वेंसी किस में नापेंगे, हर्ट्ज में नापेंगे। तो 20 हर्ट्ज से कम माने जो वाइब्रेशन होता है, माने जब वाइब्रेशन होता है ये 1 सेकेंड में 20 हर्ट्ज से भी कम हो तो इसको हम लोग 20 हर्ट्ज कहते हैं। ठीक है, तो 20 हर्ट्ज से भी कम अगर है तो इंफ्रासोनिक जो होता है ये हम लोग नहीं सुन पाते हैं। कौन सुन पाएगा इसको? इसको पालतू जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता, ये सब सुन पाएंगे। ठीक, तो किसको सुन पाते हैं? 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज जो होता है इसको हम लोग सुन पाते हैं। इसी यही क्वेश्चन पूछा है कि बताओ किस में सुन पाते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 0 से 5 हर्ट्ज, 6 से 10 हर्ट्ज, 11 से 15 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो कौन सा हो जाएगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये भी एसएससी में पूछा गया है। ध्वनि की तारत्व माने पिच किस पर निर्भर करती है। कल मैंने पिच आपको बताया था बहुत अच्छे से। पिच जो होती है, जो तारत्व जिसे बोलते हैं, ये फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती है। फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति पर बेस्ड होती है। और मैंने बताया कि पिच क्या होती है, जब ये फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ इसमें, थोड़ा सा 2 मिनट रुको। ठीक है, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी में बताया था कि जब ये फ्रीक्वेंसी जो है, जब ये बढ़ जाती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो बढ़ती है तो क्या होता है, आवाज़ पतली हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी अगर घटती है तो आवाज़ कैसी हो जाएगी? मोटी हो जाएगी। ठीक है, आवाज़ घटती है तो मोटी हो जाएगी और अगर बढ़ती है तो पतली हो जाएगी। यही कारण है कि महिलाओं की आवाज़ पतली होती है या कोयल की आवाज़ पतली होती है और जो पुरुषों की आवाज़ होती है हल्की मोटी होती है, भारी होती है। क्यों होती है? फ्रीक्वेंसी के आधार पर, क्योंकि पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड होती है। और फ्रीक्वेंसी जो है ये क्या है, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, क्या होगा, उतनी ज़्यादा पतली आवाज़ हो। तो पिच किस पर आधारित होती है? फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर आधारित होती है। ऑप्शन है आवृत्ति, तीव्रता, वेग, आयाम। ठीक है, तो किस पर हो जाएगी? आवृत्ति पर हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, इसको एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वायु में, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वायु में, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, वायु में, एयर में। ठीक है, वायु में, अब देखो, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है। ठीक है, अब देखो ऐसे समझो, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है, ये क्वेश्चन है। और
तो बोला है यदि दाब बढ़ा दिया जाए, दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए, माने प्रेशर उसको ट्वाइस कर दिया जाए, तो बताओ ध्वनि की चाल क्या होगी। ठीक है, ध्वनि की चाल क्या होगी। ऑप्शन वन है 664 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन 2 माने 332 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन 3 166 मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन 4 100 मीटर पर सेकेंड। बताओ कौन सा हो जाएगा, सभी लोग बताओ। मैंने कल बहुत अच्छे से बताया था इसके बारे में। क्या होगा ये बताओ, क्या होगा। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, क्या होगा बताओ क्या होगा। मैंने आपको कल बताया था कि ध्वनि में दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माने दाब को बढ़ाओगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दाब को घटाओगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो चाल है, ये चाल क्या होगी, चाल हमेशा क्या होगी, बिल्कुल समान चलेगी, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, घट जाती है, जैसे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जब जाएगी। क्लियर है, समझ में आया। तो दाब जो है, क्वेश्चन जो पूछा है कि दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसकी वजह से इसकी स्पीड 332 थी तो 332 ही होगी। अब यहां देखो, सबसे पहला ही ऑप्शन बोला है क्या, प्रेशर क्या कर दिया जाए, 2 गुना इंटू 2 कर दिया जाए। तो प्रेशर जैसे ही दुगना करोगे तो पहले ही देखो ऑप्शन में दुगना है और बच्चे यही मार के आएंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो आगे समझो। तीसरा क्वेश्चन है, इसको रेलवे में पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन, निम्न में से ध्वनि तेज यात्रा करती है। क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि तेज यात्रा किस में करती है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ स्टील में करेगी, वायु में करेगी, निर्वात में करेगी या जल में करेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात तो ऑप्शन लिख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन है स्टील। ठीक है, स्टील है, वायु माने एयर है, ठीक है, निर्वात माने वैक्यूम है, ठीक है, और जल माने वाटर है। ठीक, ये ऑप्शन सबसे तेज किस में करेगी। तो भैया देखो, मैंने सबसे पहली बात तो आपको बताया कि सबसे तेज सॉलिड में करती है, फिर लिक्विड में करती है, फिर एयर में करती है। ठीक, पहली बात ये हो, गैस में। ठीक, वैक्यूम में तो करती ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। तो भैया सॉलिड में कौन, देखो पानी, ये लिक्विड हो जाएगा, ये एयर हो जाएगा, आंख मूंद के ये। अब दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि सॉलिड में मान लो स्टील ही क्यों दिया, मान लो सब सॉलिड दे देते तब तो और कंफ्यूजन। मान लो दे दिया ऑप्शन स्टील, ठीक, मान लो आयरन दे दिया, माने अल्युमिनियम दे दिया, अल्युमिनियम दे दिया। ठीक, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, तब भी स्टील होगा। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था, एक इलास्टिसिटी का कंसेप्ट बताया था। ठीक है, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि जो जितना ज्यादा इलास्टिक है उसमें ध्वनि की चाल जो है उतनी तेज होगी। ठीक, तो स्टील जो होता है इलास्टिक बहुत ज्यादा हो। इलास्टिक माने क्या, इलास्टिक माने जो जितना फैलाओ तो फैल जाए, उसके बाद में अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस भी आ जाए, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे रबड़ को जैसे खींचोगे तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी, लेकिन क्या है, फिर वापस ओरिजिनल फॉर्म में भी आ सकती है। क्लियर है, वो हो जाता है स्टील। क्लियर है, चलो आगे क्वेश्चन समझते हैं, ये एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई माने इंटेंसिटी। कल मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं क्वालिटीज पढ़ा रहा था तो पहली ही क्वालिटी मैंने इंटेंसिटी पढ़ाई थी। इंटेंसिटी में मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटी क्या मैंने बताया था कि ये जैसे मान लो ये है, ध्वनि कुछ इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है, ये इसके आयाम है, ये इसके क्या है, आयाम, एम्पलीट्यूड है। ये आयाम जितने ज़्यादा ऊपर होंगे, ये आयाम क्या करते हैं, आयाम ही बताते हैं ध्वनि में इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी बताते हैं, इंटेंसिटी माने क्या, तीव्रता बताते हैं। ये आयाम जितना बड़ा होगा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, माने आवाज़ उतनी तेज होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी कम होगी, मान लो देखो ये छोटा आयाम है, इसका मतलब ध्वनि की आवाज़ कम होगी। समझ में आया। ठीक है, इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी माने आयाम से निर्धारित होती है। आयाम जितना ज़्यादा होगा उतनी आवाज़ तेज होगी, आयाम कम होगा तो आवाज़ स्लो होगी। क्लियर है, तो यही पूछा है, एसएससी में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है, एसएससी में फिर पूछा गया है, कई बार एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, हाँ, तो इसको नापते हम लोग किस में थे, यही क्वेश्चन ये पूछा है, इसको नापते किस में है, तो इसको नापते हम लोग किस में नापते थे, इसको हम लोग नापते थे मीटर, उसमें सॉरी उसमें नापते थे डेसिबल में, डेसिबल में नापते थे। ठीक है,
डेसिबल में नापते थे। चलो आगे ऑप्शन है डेसिबल, फैदम, अर्ग, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है, मानक ध्वनि स्तर है, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। मैंने क्वेश्चन है कि जो मतलब ह्यूमन रेंज है, एक प्रकार से ह्यूमन रेंज है, मैंने आपको डेसिबल में बताया था ना, तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ मानक रेंज क्या है। ठीक है, अब यहाँ देखो मानक रेंज तो मैंने बहुत अच्छे से बताया है आपको, हमने बताया था है कि 45 से, हमने बताया था 45 से 65 जो है ये ह्यूमन रेंज होती है। 45 से हमने बताया था ह्यूमन रेंज कितनी होती है, ह्यूमन रेंज कितनी थी, ह्यूमन रेंज थी 45 से 65 डेसिबल होती थी। ठीक है, 65 डेसिबल होती थी। ठीक है, अब देखो ऑप्शन क्या है, और मैंने बताया था क्या कि इतने डेसिबल होती हैं, इतनी 45 मतलब जो इतनी होती है 40 ह्यूमन रेंज जो है। अब उसमें क्या है कि आप 80 डेसिबल के ऊपर जब 90 डेसिबल जाओगे, 90 डेसिबल जाओगे तो 90 डेसिबल में क्या होता था, 90 डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण होता था, इसके ऊपर ध्वनि प्रदूषण है। क्लियर है, तो ऑप्शन है इसमें 90 डेसिबल पहला ऑप्शन, 110 डेसिबल, 120 डेसिबल और 60 डेसिबल। तो क्या हो जाएगा 45 से 65 क्या हो जाएगा 60 डेसिबल। ठीक है, 60 डेसिबल इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर डॉपलर प्रभाव संबंधित है, क्वेश्चन है ये रेलवे में पूछा गया है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है, डॉपलर प्रभाव। तो डॉपलर प्रभाव मैंने कल क्या बताया था, बहुत अच्छे समझाया था। डॉपलर प्रभाव क्या होता है, डॉपलर प्रभाव जो होता है वो क्या समझाता है, ध्वनि पर काम करता है। मैंने बताया था कि जब एक श्रोता है, ठीक है, और एक ट्रेन चली आ रही थी, ठीक है, ये सोर्स हो गई, जब ये ट्रेन पास में आएगी या इसके दूर जाएगी तो क्या होगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो आवाज़ होगी, ये फ्रीक्वेंसी में अंतर आएगा। जब ये पास में आएगी, ठीक है, जब ये पास में आएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जब ये दूर जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। यही डॉपलर प्रभाव है। ठीक है, दूसरी बात, इसकी वेवलेंथ जस्ट अपोजिट है, जब ये पास में आएगी तो इसकी वेवलेंथ घट जाएगी, लेकिन दूर जाएगी तो इसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो ये है डॉपलर प्रभाव। ठीक है, तो यही पूछा है क्वेश्चन कि डॉपलर प्रभाव जो है किस पर काम करता है, तो ऑप्शन 1 है ध्वनि, तो ध्वनि ही हो जाएगा। जनसंख्या, मनोविज्ञान, मुद्रा प्रचलन, तो क्या हो जाएगा ध्वनि पर। फिर एसएससी में पूछा गया है, ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से करती हैं ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, निर्वात में। किस में हो जाएंगे, ठोसों में। देखो मैंने अभी बताया था। ठीक है, ध्वनि नहीं गुजर सकती, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजर सकती जल में, स्टील में, वायु में, निर्वात में। तो किस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, निर्वात में। भाई स्टील में तो सबसे तेज चलती है, ठीक, उसके बाद में निर्वात में नहीं चलती, तो निर्वात जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी। ठीक है, सबसे तेज किस में होगी, ये देखो आईएएस में पूछा गया है और चंडीगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। निम्न में से ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में होगी, वायु में, जल में, लकड़ी में, निर्वात में। अच्छा ये देखो, अब देखो क्या बोला है, क्या है, किस में ऑप्शन क्या है, वायु में, एयर में, ठीक है, जल में, वाटर में, लकड़ी में, वुड में, और निर्वात माने वैक्यूम। देखो वैक्यूम में तो चलेगी नहीं, फिर क्या होगा, मैंने सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमेशा मैंने ये चीज मैंने क्यों बताई, इस चीज से आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कंसेप्ट मैंने इसी वजह से बताया। तो भाई देखो इनमें से सॉलिड कौन है, यही हो गया वुड, तो बस खत्म। लिक्विड, गैस तो मतलब ही नहीं, सॉलिड है तो बस दैट्स इट, खत्म हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एनडीए में पूछा गया है ये, पराश्रव्य तरंगे की ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति है, पराश्रव्य तरंगे, पराश्रव्य, अल्ट्रावायलेट रेस, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक क्या होती हैं, जो 20,000 से भी ज़्यादा हों, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा हों, उनको पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं। ये जो है इनको भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है, इनको हम लोग सुन नहीं सकते। ये जो है इतनी तेज होती हैं, इनको कौन सुन पाएगा, इनको भी पेट एनिमल जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, एलिफेंट हो गया, डॉल्फिन हो गया। और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सोनार में इस्तेमाल होता है। सोनार माने साउंड नेविगेशन एंड इंजन, वो रेंजिंग, सॉरी। तो सोनार में क्या होता है, सोनार भी इस वजह से इस्तेमाल होता है, एक डिवाइस है ये,
समुद्र की गहराई नापने के लिए काम करती है। दूसरी बात, समुद्र में पड़ा कोई पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए मदद होती है इससे। दूसरी बात, अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है ये और काम इनका होता है क्या, जैसे पिलर्स में कोई क्रैक पड़ गया है उसको देखने के लिए, मिल्क को प्यूरिफिकेशन में ये इस्तेमाल होती हैं। दूसरी बात, अल्ट्रासोनोग्राफी करी जाती है, डॉक्टर लोग अल्ट्रासाउंड करते हैं, वो इन्हीं रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में फिर क्या है, फिर एक क्वेश्चन है कि बताओ कि जो है जो प्रतिध्वनि है, एक क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि है, अगर प्रतिध्वनि एक इंसान है उसको जो है प्रतिध्वनि सुनने के लिए उसको मिनिमम डिस्टेंस की ज़रूरत कितनी होती है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि 16.16 मीटर की जो है इसकी डिस्टेंस होती है। ठीक है, लेकिन जो है ऑप्शन में हमेशा 17 मिलेगा, तो इसमें भी ऑप्शन कितना है, 17 मीटर है कि 17 मिनिमम डिस्टेंस जो है प्रतिध्वनि होने के लिए, इको होने के लिए। इको माने क्या, साउंड का रिपीटिशन, रिफ्लेक्शन, कुछ भी कह सकते हो। साउंड जो है गया और टकरा के वापस आ गया, उसको हम लोग इको बोलते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 16.6 या 17 मीटर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि वो क्या कहते हैं, पुल पार करते समय सैनिक अपने कदमों को बेताल क्यों कर लेते हैं, किसके कारण। ऑप्शन है रेजोनेंस, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है व्यतिकरण, तीसरा ऑप्शन है विवर्तन, ठीक है, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से जो है ये बेताल कर लेते हैं। ठीक है, अपने कदमों को बेताल कर लेते हैं। समझ में आया। ठीक है, तो ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन की मैं क्लास लगाया हूँ ताकि जो है आपको ये चीज़ सॉल्व हो जाए। समझ में आया। अगली क्लास हम लोग जो है कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए और आगे शेयर करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सो मच।